देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहाँ से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी में रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या PTI के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया तो उनकी ज़ात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वज़ीर आला बन गया अवामी ताकत से। उसके बाद उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया और रद्द-ए-अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहाँ पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है, मैं वज़ीर आला बन गया, आपने बदतमीज़ी भी कर ली, मैं वज़ीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊँ और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊँ इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वज़ीर आज़म से उसकी बात हुई, वज़ीर आज़म ने उसके साथ इधर उधर की बात की, उसने कहा नहीं, मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वज़ीर आज़म ने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। ये एक नया लतीफ़ा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, जब वो अदालती ऑर्डर्स लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक SHO ने उसे रोक दिया, तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब, मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DG ISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DG ISPR ने घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वज़ीर आला है, और एक SHO पाँव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वज़ीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पर शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई, एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वज़ीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वज़ीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई एक वज़ीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे की, दूसरा आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद। इस पर कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीक़ाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाएं। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वज़ीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DG ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, तो उसका जब रद्द-ए-अमल आया और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई CM अफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या, अब धमकियां लगाई जा रही है कि इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे, या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो PTI के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताज़ा मिसाल आप सुन लीजिए। इमरान खान साहब पे एक मुकदमा हुआ था 2022 में, जब उन्होंने आज़ादी मार्च निकाला था 25 मई 2022 को, आपको याद होगा, जब यास्मीन राशिद साहिबा पे और दीगर खवातीन पे पहली मरतबा लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उनकी सारी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई थी, तमाम रुकावटें अबूर करके इमरान खान साहब D चौक तक पहुंच गए थे। ये वो मैं दिन की बात कर रहा हूँ, 25 और 26 मई 2022। तब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था तरनौल में। ये जो मुकदमा था ये फरवरी 2024 में, इसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। फरवरी 2024 को इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए थे। अब इस मुकदमे में भी पुलिस ने इमरान खान साहब का चालान जमा करवा दिया। जिस केस में कोई शख्स बाइज्जत बरी हो जाता है ना, वो केस उस शख्स की हद तक ख़त्म हो जाता है, फिर आप उस शख्स का नाम नहीं ले सकते उस केस के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालान जमा करवा दिया जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं
या जितने भी कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस रियासत को हो क्या गया। ये एक पागलपन का शिकार हो चुकी है। एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, उसी मुकदमे में पुलिस ने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद, पौने 2 साल गुजरने के बाद दोबारा चालान कर दिया। ये फरवरी 2022 की बात है जब इमरान खान साहब को इस केस में बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये नाज़रीन इनकी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज का ऐलान तो करना है और उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ज़ेरे गौर हैं और इमरान खान साहब ने भी अहकाम जारी करने हैं। देखिए इस मरतबा जो है ना वो पंजाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंजाब से जो लोग एहतजाज करने निकलेंगे वहाँ से एक और मोमेंटम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 जलसे किए हैं ताबड़तोड़ नए वज़ीर आला ने, उनसे एक मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में बना है। और अभी याद रखिएगा कि ये जो इजला है जहाँ पे जलसे किए सुहेल आफरीदी ने, ये वो इजला है जहाँ पे वो खुद वज़ीर आला मुंतखब हुए, कबायली इलाके हैं, करक का इलाका है, खैबर का इलाका है, ये उस तरफ जा रहे हैं। अभी ये मानसरा वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये मालाकंड वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये चित्राल या दीर वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये सवाबी या मर्दान वाली साइड पे नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त और मजबूत गढ़ हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। और अभी तो ये DI खान में नहीं गए। तो इन सारे इलाकों में सुहेल आफरीदी ने जब विजिट करना है तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, जो इमरान खान साहब का विजन है। और इमरान खान साहब ने अब कॉल देनी है और बहुत मुमकिन है कि वो नवंबर की कोई कॉल दे दें। तो नवंबर के मुमकिन एहतजाज की सूरत में इस वक्त किया यह जा रहा है कि पंजाब में लिस्टें तैयार की जा रही हैं और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं अरकान की कारकर्दगी के हवाले से, यानी जो अरकान असम्बली हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब से शेयर की जाएँ और इमरान खान साहब को बताया जाए कि जनाब ये जो एहतजाज होने जा रहा है नवंबर में, इस हवाले से कौन मुअस्सर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने काम नहीं किया फिर अगली दफ़ा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है प्रायोरिटी नहीं देगी टिकटों के या दीगर मामलात में। वैसे पॉलिटिकल पार्टियों में बड़ी दो नंबरी होती है। मैंने देखा कई ऐसे लोग होते हैं जो अचानक आते हैं, आके टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अभी ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, PTI के बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बाहर से आए, आकर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के जाके एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ गए। कुछ लोगों ने ऐसा किया और उनके नाम मौजूद है। इलेक्शन लड़ा और लड़के इलेक्शन जीता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पे और जाकर बैठ गए नून लीग की या एस्टेब्लिशमेंट की गोद में। तो ये ऐसे लोग आ जाते होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि PTI ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आपने एक एक नाम जो है वो रखा हुआ है लिखकर। अभी जैसे कि एक मिर्ज़ा अफरीदी साहब को, अब तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं। पहले माजी में वो बिल्कुल सरेंडर कर गए थे, जब इमरान खान साहब के खिलाफ रिजीम चेंज हुआ था तो उसके बाद मिर्ज़ा अफरीदी साहब सरेंडर कर गए थे। उन्होंने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की, बल्कि वो वर्ल्ड टूर लगाते रहे। लेकिन अब लोग बताते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी भाग दौड़ करता है और वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है वो पार्टी के अंदर। लेकिन जब मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल रहा था तो बड़ा रोला पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसको बनाया गया, तो ताकतवर लोग आते हैं और वो बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब में एक कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें इमरान खान को बताया जाएगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ है नाज़रीन, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये पाकिस्तान का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े लंबे अरसे से ये शिकवा किया जा रहा है कि गंदम की तरसील रोकी गई है और आटे की तरसील रोकी गई है खैबर पख्तूनख्वा में। यानी पंजाब से गंदम और आटा खैबर पख्तूनख्वा में भी जाता है, आज़ाद कश्मीर में भी जाता है। तो ये जो तरसील है आटे की, गंदम की, ये खैबर पख्तूनख्वा में रोकी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, उनकी पैदावार कम है। बहुत सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होती हैं, पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी जगह पैदा होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी जाती हैं। तो आटा उनमें से एक है। अब आटे की तरसील रोकी गई है। जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने गलत बयानी की थी और झूठ बोला था, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसके मुताबिक। क्योंकि अब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया मजबूर होकर कि आटे का मसला पैदा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये सप्लाई ना रोकी जाए। तो पंजाब ने इस सप्लाई को रोका है, जो एक वफाक के लिए अच्छी अलामत नहीं है। ये नामुनासिब बात है कि आप एक सूबे के अंदर आटे की सप्लाई रोक दें, वहाँ पे एक बहरान पैदा हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा नफरत में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जो उन्हें कोई गलत उल्टा सीधा मशवरा आता है वो उस पर अमल दरामद कर गुजरते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक और ख़बर है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनके ज़रा कारनामे आप चेक करें हुकूमत के। मरीम नवाज साहिबा ने कुछ अर्सा पहले दावा किया था कि जेल में बैठे शख्स को पता ही नहीं है कि मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है। अब ये ज़रा लाइन के साथ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है। यहाँ इसकी तफसीलात मौजूद हैं और ये तफसीलात आप देखिए। पहला, IMF से $7 अरब कर्ज की अगली किस्त लेने का मिशन। लास्ट टाइम क्या कहा था इन सब ने कि हम आखिरी मरतबा IMF से कर्जा ले रहे हैं। ये 2022 में जब इक़्तिदार में आए तब भी इन्होंने ये कहा, 23 में इन्होंने फिर ये कहा, 24 में इन्होंने फिर ये कहा, अब 25 में ये एक
नए मुआहदे की तरफ जा रहे हैं कि आईएमएफ से हमने मजीद $7 अरब कर्जा लेना है। ये पाकिस्तानियों को कर्जे के नीचे दबा देंगे पूरी तरह से और पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स को दफन कर देंगे, पाकिस्तान की हर चीज़ को गिरवी रख देंगे। ये इसी मिशन पर आए हुए हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, वो मिलकर यही कारनामा कर रहे हैं। तो आईएमएफ से मजीद पैसे लेने जा रहे हैं। ये वो तरक्की है जिसका मरीम नवाज दावा कर रही थी। फिर अगस्त 2025 में पाकिस्तान का तजारती खसारा $2,80,000 के करीब पहुंच गया है और गुर्बत की शरह 50% से तजावज़ कर गई है। सैलाब में लाखों मकान तबाह हो गए हैं। 1.5 करोड़ सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े, यानी अभी तक लोग अपने घरों को नहीं प्रॉपर तरीके से जा सके। 75 साल में मुल्क ने 41,000 अरब कर्जा लिया, जबकि पिछले 3 साल में 39,000 अरब कर्जा लिया। यानी 75 साल का कर्जा एक तरफ और 3 साल का कर्जा एक तरफ, 41,000 अरब एक तरफ और 39,000 अरब एक तरफ। यानी कितना थोड़ा सा 2,000 अरब का फर्क है सिर्फ। यानी 25 साल में पाकिस्तान इतना कर्जा लेता था पहले जितना अब 1 साल में लेता है। तो 75 सालों में पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया उतना कर्जा मौजूदा रजीम ने 3 साल के अंदर ले लिया। मुल्क से 28 बड़ी कंपनियां और 78 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। और ये मैं टीवी चैनल से उठा के आपको दे रहा हूं। ये कोई हम खुद से नहीं दे रहे, टीवी चैनल के टिकर है जिनके ऊपर ये शाकिर रहमान साहब ने इसको पोस्ट किया हुआ है। जज हजरात इस वक्त खुद इंसाफ मांग रहे हैं। 12,000 सरकारी स्कूल खत्म कर दिए गए हैं। यानी बेशुमार सरकारी स्कूलों को आप खत्म कर रहे हैं, वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। अब वो जो नए लोग आ रहे हैं उनसे पैसा भी आता है थोड़ा बहुत, तो ये रंग रोगन करके स्कूलों को ये कर रहे हैं। ना तालीम का म्यार बेहतर कर रहे हैं, ना बच्चों का सिलेबस बेहतर कर रहे हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये करते ये हैं कि हर जिले के अंदर 2-3 स्कूलों को पेंट कर देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेंट करते हैं, उनको साफ सुथरा करते हैं, आसपास उनके चूना बखेरते हैं, अच्छी तरह झाड़ू फेरते हैं, सफाई सुथराई करके पौधों की कटिंग करके उसकी वीडियो तस्वीरें बना के मरीम नवाज को भेज देते हैं। वो सोशल मीडिया पर डाल देती है कि बिहाड़ी का सरकारी स्कूल, फलाने जगह का सरकारी स्कूल, फलाने जिले का सरकारी स्कूल। तो वो इस तरीके से आवाम के साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, सोशल मीडिया खेल रहे हैं। पंजाब में एजुकेशन की क्या हालत है वो सब जानते हैं, और जो इस वक्त 9th और 10th के रिजल्ट्स के साथ हुआ है वो भी सब जानते हैं। जो बच्चों की तालीमी काबिलियत है वो भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने एक ख्वाब देखा था, उसकी कोशिश की थी, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। और अब ये कहते हैं जनाब ये तरक्की का सफर है जो जारी है। यानी पूरे जिले के अंदर आप 2 स्कूलों को रंग कर दें और उसके बाद आप कहें जनाब पूरे जिले की तालीम जो है वो बेहतर हो गई है, तो इससे बड़ा झूठ और धोखा कोई हो नहीं सकता। तो ये हुकूमत बनी क्योंकि धोखे के साथ है, लिहाजा ये धोखे के साथ ही निज़ाम को चला रही है। फजल रहमान साहब के दरवाजे पे पहले मोहसिन नकवी साहब पहुंचे, अब बिलावल भी मिलने के लिए पहुंचे। और मामला क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा है। एक तो इस वक्त हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा ना आए, तो महमूद अचकज़ई का वो रास्ता रोकना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि इकट्ठे होकर कोई इस तरह की गेम डाली जाए कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में बन जाए किसी तरह, पीपल्स पार्टी फजल रहमान का इधर से कोई आ जाए अपोजिशन लीडर, और पीटीआई का हमायत याफ्ता या पीटीआई खुद अपोजिशन लीडर के तौर पे काम ना कर सके। अब नंबर गेम दोबारा फिर से वही गंदा खेल खेला जाएगा। और दूसरा 27वीं आईनी तरमीम भी है जिसमें फजल रहमान साहब अपनी खिदमात सरंजाम देंगे एक मरतबा फिर, जैसे कि वो हमेशा करते रहे हैं। लिहाजा बिलावल और मोहसिन नकवी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि बाकी लोग भी पहुंचेंगे। खादिम रिजवी के मज़ार की मुंतकली का मामला जो पहले उठाया गया था उसके ऊपर दोबारा से बहस हो रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने यह दावा किया था, मैंने आपको बताया भी था कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, जबकि इदारों की जानिब से उनको यह तजवीज़ दी गई थी कि आप खादिम रिजवी का मज़ार उठा के बाहर किसी और जगह मुंतकिल कर दें, यहाँ पर रश लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इससे बड़ा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि अगले महीने नवंबर में खादिम रिजवी की बरसी है। तो खादिम रिजवी मरहूम की जो बरसी होती है उस पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अहले सुन्नत वो वहाँ पे आके, जो बरेलवी हज़रात हैं वो वहाँ पे आके जो है वो कलाम पढ़ते हैं, वहाँ पे आके वो एक उर्स की तकरीबात होती हैं उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो अब खादिम रिजवी साहब का उर्स है। अब इस हवाले से वहाँ पे किस तरह लोग आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, या हुकूमत उनको नहीं आने देती, क्योंकि अभी तक मस्जिद भी सील है और मज़ार भी सील है, और खादिम रिजवी के दोनों बेटों का अब तक की इतला के मुताबिक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। नाज़रीन, बेशुमार लोगों को जेलों में डाला हुआ है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनसे भी 1-2 दिन पहले कोई स्टेटमेंट आया उनका, उन्होंने कहा मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले खड़ी थी, यानी मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। ये होती है एक लीडर की ताकत, अवामी लीडर की ताकत। क्या इस ताकत का 10वां हिस्सा भी हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग अपने पास रख सकते हैं? परवेज मुशर्रफ 1 घंटे की जेल नहीं काट सका, जेल जाते जाते अस्पताल दौड़ गया था। राहील शरीफ, उसने धमकी लगाई थी, और ये कैप्टन सफदर ने बताया। इनकी अपनी हुकूमत के लोगों ने बार बार बताया कि राहील शरीफ हमें धमकियां लगाता था। आज तक ये उसके खिलाफ एक केस बना के उसको 1 दिन जेल में नहीं डाल सके। ये खुद कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। जनरल पाशा के ऊपर उन्होंने बेशुमार इल्जामात लगाए कि सियासत में बदतरीन उसने मुदाखलत की,
ना उसको पकड़ा ना उसको जेल में डाला, एक दिन जेल नहीं काट सका। जनरल बाजवा एक दिन की जेल नहीं काट सकता जिस तरह की इमरान खान काट रहा है। इनका हौसला ही नहीं होता। फैज़ हमीद को पकड़ा हुआ है, वो मौजों की जिंदगी गुजार रहा है। फैज़ हमीद किसी जेल में तो नहीं है, किसी सेल के अंदर तो बंद नहीं किया हुआ। हमें पकड़ते हैं तो सेल के अंदर डालते हैं, हमें पकड़ते हैं जबरी तौर पे लापता करते हैं तो जमीन पे सुलाते हैं, खौफनाक जगह पे रखते हैं। लेकिन फैज़ हमीद को इन्होंने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, बड़ा कंफर्टेबल रखा हुआ है। फैमिली से भी मिलता है, बातें भी करता है, मुलाकातें भी करता है, बड़ा कंफर्टेबल है। रोजाना नए कपड़े पहनता है, खाना खाता है बेहतरीन अपनी मर्जी का पकवा के। तो उसकी तो मौजें, कैद ही होती है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैद के अंदर तो कंफर्टेबल है, लेकिन वो वैसी कैद में नहीं है जैसी कैद में सिविलियंस को डाला जाता है। तो हमारे जो जनरल हजरात हैं ये थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और सियासतदानों की इतनी औकात भी नहीं है कि इनको तकलीफ दें। यानी सियासतदानों ने तो कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। परवेज मुशर्रफ से लेकर अब तक ये इल्जामात लगाते हैं, तकलीफ नहीं दे पाते इन्हें, और दे भी नहीं पाएंगे जिस तरह की इनकी करतूत है। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पे इस्तांबुल में, और दोनों तरफ से लचक नहीं दिखाई गई कुछ चीज़ों पर।